जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं पहले साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज हम क्लास 10th का अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे, जो है क्या है, समांतर श्रेणी। इससे पहले द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, इस पर बात हो चुकी थी। लेकिन कुछ चैप्टर्स में से त्रिकोणमिति का जो परिचय था वो चैप्टर हम इस यूट्यूब पर नहीं डाल पाए थे। तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे वो चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक रहेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जो समांतर श्रेणी, 5वां नंबर चैप्टर। इससे पहले द्विघात समीकरण जो है कंप्लीट वीडियो हर एक सवाल का जो है पाठ हम कर चुके हैं अपने इस चैनल पर। तो आज चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, तो एनसीईआरटी की बुक है। तो सबसे पहले बात यह आती है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी होता क्या है, यानी जब आप पहली एक्सरसाइज इसमें पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ आपको यही बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चैप्टर नंबर 5 पाठ 5 समांतर श्रेणी, ये चैप्टर जब हम लोग फर्स्ट ईयर में 11 में तब पढ़े थे। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये हम लोग तभी पढ़े थे। श्रेणियां लिख लो, श्रेणियां, ये एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक, उसे एचपी हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी जीपी बोलते थे। हम लोग फर्स्ट ईयर में तो पढ़ते थे, ये सब पढ़ा था। अब तो शायद 9th 10th में ही आ गया है, पहले नहीं था 10th में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी सवाल वो हमारा अर्थमेटिक मतलब है समांतर श्रेणी में कि नहीं है। जैसे मान लो आज आपको 5 रुपए, आज आप 5 क्वेश्चन पढ़े, यानी आज पहले दिन आप 5 क्वेश्चन पढ़े, कल आप 10 क्वेश्चन पढ़े, परसों आप 15, नरसों 20, उसके एक दिन बाद 25, फिर आप 30, ऐसे 5-5 आप पढ़ते गए। इसमें अब देखो, अब इसको मैं आपको इसे दे दिया गया कि आप बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो कैसे बताना है ये देखो, इसमें जैसे आपको 5 इस वाले पद से इस वाले पद को घटाना है, यानी चाहे आप इस वाले पद को इस पद से चाहे इस वाले पद को, क्या बोलते हैं T1, आप नाम दे दो T1 T2 T3। देखो इधर, जैसे इसको नाम दिए T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tn। अब निकालना तुम्हें क्या है, टीएन नहीं समझ लो, तो तुम्हें निकालना है इसमें की समांतर श्रेणी है कि नहीं, एपी में ये है कि नहीं है। तो एपी में निकालने के लिए सबसे पहले आपको सारवांतर ढूंढना है। सारवांतर मतलब दो पदों के बीच अंतर, जिसे डी से लिखते हैं सारवांतर, यानी इसके बीच जो अंतर है, यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4। अगर सभी का अंतर समान आता है तब तो ये हमारा है, और अगर अंतर नहीं आता तो हमारा ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो निकालो, चलो देखते हैं। पहले डी निकालने के लिए, D1 निकालने के लिए T2 माइनस T1, तो D1 की वैल्यू 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी D1 बराबर 5 आया। अब D2 देखेंगे, D2 में T3 माइनस T2, T3 है 15, T2 है 10, माइनस 5 आया, तो D2 भी 5 आया, D1 भी 5 आया। अब D3 देखो, D3 में D4 माइनस D3, तो D4 कितना है 20 माइनस 15, यानी 20 माइनस 15 बराबर 5, यानी D3 भी 5 आया। तो यानी सब में सारवांतर 5-5 मिल रहा है, तो अतः यह एपी है, यानी समांतर श्रेणी में है। अच्छा, अब ये बात, अब यही सवाल आ जाए, मान लो जैसे 2 4 8 10 14 18, 2 4 8 2 10 4 14 4 18। हाँ, अब इसमें निकालना मान लो है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखेंगे, पहले हम D1 निकालेंगे, तो D1 ये T1 T2 A1 A2 T3 T4 T5 T6, या A1 मान लो, कुछ भी मान लो, A1 A2 A3 A4 A5 इसे मान लो। चलो A1 ही मान लेते हैं। अब A1 A2 A3 A4 A5 A6, अब D1 निकालना है।
तो D1 में A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2, तो D1 बराबर 2 आया। अब D2 देखो, D2 में क्या है 8 माइनस 4, तो D2 बराबर 4 आया। ये अंतर सेम नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है 5.1, उसमें सिर्फ आपको यही बताना है। तो सारवांतर समझे? जब सभी का अंतर सेम आए तो वही समांतर, तो वही हमारा सारवांतर भी, तभी श्रेणी हमारी ओएपी में है, नहीं तो फिर वो नहीं है। तो अब हम इसी पर सवाल नंबर एक्सरसाइज मतलब 5.1 पर बात करेंगे, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 डालो। प्रश्नावली 5.1, इसमें पहला सवाल जो ध्यान से पढ़ो सब लोग, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसमें पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ता जाएगा, 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो चलो अब पता करेंगे, अभी वो तो पहले नहीं बोलना कि है या नहीं है। पहला सवाल क्या है, पर 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 15 रुपया देना है। यानी आप मान लीजिए ये यहाँ से है, आप यहाँ से यहाँ तक गए, ये हमारा 1 किलोमीटर मान लो है। 1 किलोमीटर आप गए, यहाँ आप थे, ये आप खड़े हैं, यहाँ से यहाँ आए, तो 15 रुपया आपको देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 1 किलोमीटर जब आप गए तो 15 देना पड़ा। फिर यहाँ से आप जब ये मान लो 1 किलोमीटर और ये 2, जब यहाँ आप आ गए 2 किलोमीटर पर, तब आपको 15 तो ये देना पड़ा प्लस 8 रुपए और देना पड़ा, यानी 23 रुपया देना पड़ा। यहाँ आप 15 दिए, यहाँ आप 23 दिए। अब 2 के बाद आपको 3 चलना है, तो 1 2 3 किलोमीटर मान लो यहाँ है, तब आप यहाँ आ गए, तब आपको 15 8 23 और 23 और 8 कितना 31 रुपया देना पड़ा। अब आप यहाँ जब आए तो 23 प्लस 8 दिए, 31 रुपया दिए। अब यहाँ से आप 1 2 3 4 किलोमीटर यहाँ आ गए, यहाँ आप गए तो 31 8 39, 31 प्लस 8 39 रुपया आपको देना पड़ा। तो ऐसे लगातार आप 8 रुपया देते जाएंगे। 1 किलोमीटर जब गए तब 15, जब 2 गए, 2 और 1 3 तो 23, फिर 31, फिर 39, फिर 8 39 8 47, 47 8 55, ऐसे 55 8 63, 63 8 71, 71 8 79। मतलब ऐसे आप जितने किलोमीटर आगे जाएंगे उतने 8 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है। तो जो आपकी श्रेणी आई अब वो लिखेंगे हम श्रेणी का। जैसे अब आपकी श्रेणी जो बनी वो क्या बनी, 15 23 और 31 39 ये बनी। मतलब ये आपकी श्रेणी में किराया आपको देना पड़ा। अब इसी को हमें बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, इसे नाम लिया A1 A2 A3 A4 जहां तक आप चाहें। अब देखो, अब पहले आप D1 सारवांतर D बराबर D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितना है, A2 की वैल्यू 23 माइनस 15, तो D1 बराबर 8। अब निकालेंगे D2, तो D2 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है। अब A3 की वैल्यू 31 माइनस 23, तो D2 बराबर कितना आया 8। अब क्या निकालेंगे D3, तो D4 A4 माइनस A3, तो D4 की वैल्यू 39 माइनस 31 बराबर 8, क्या आया 8, D3 बराबर 8। तो D1 भी 8, D2 भी 8, D3 भी 8। तो क्या अतः यह एक समांतर श्रेणी है। इसमें लिख दो सवाल में, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। मिटा दे, लिख लो सब लोग इसे ऐसे लगा लो कॉपी में। D3 बराबर A4 माइनस A3,
तो क्या है 39 माइनस 31, तो D3 बराबर 8। अब लिख लो अतः यह AP में है या समांतर श्रेणी में है। जल्दी से लगाओ। अतः यह समांतर श्रेणी में है। और नीचे ये भी लिख लो जिसका सार्वांतर है, जिसका अंतर D है, जिसका अंतर 8 है, जिसका सार्वांतर 8 है। क्योंकि इसके बिना कैसे लगे कि AP में है कि नहीं है। बैठे हैं लगाओ। अब देखेंगे इसके बाद 2 नंबर सवाल, फिर 3 नंबर, 4 नंबर। हो गया? ये पढ़े हो तुम? नहीं पढ़े हो स्कूल में? पढ़े हो ये? लगाओ अगला सवाल लगाओ। स्कूल में कहाँ पढ़े? दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ। अभी जल्दी लगाओ। हटाए से अभी चल रहा है, खत्म हो चुका। नहीं पढ़ा जाता, अभी नहीं पढ़ाएगा तब कैसे लगा लोगे? सोचो ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग नहीं है, हाँ, प्रत्येक भाग बाहर निकाल देता है। यानी सवाल है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो निकालना है कि AP में है कि नहीं है। तो चलो लगाओ। देखो माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर, दूसरा सवाल नंबर 2, माना बेलन सिलेंडर में हवा कितनी है? हवा की मात्रा या हवा x। अब तो T1 बराबर 1 मैंने मान लिया x को। अब इसमें क्या करता है? 1/4 भाग बाहर निकालता है। कितना? 1/4 भाग। तो क्या करेंगे? हवा निकाला बराबर 1/4। तो अब T2 बराबर 1 - 1/4। 1 हवा निकालता है 1 में से 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4 - 1/4। तो क्या आया? 3/4 आया। कौन आया? T2 बराबर 3/4। अब जो है T1 गुरुजी, हाँ T1 माने। अब T2 3/4। अब क्या करेंगे? T3 निकालना है। तो T3 निकालने के लिए 3/4 और 1/4 भाग को बाहर निकालेगा T2 में से, तो 3/4 गुणे 1/4 होगा। अब ये क्या हो जाएगा? 3 का 3/16। T3 आया 3/16, T2 आया 1/4 भाग बाहर निकालता है हवा का 4 भाग x गुणे इतना। अब उसके बाद क्या है? T4 निकालने के लिए क्या करेंगे? T3 माइनस क्या करेंगे? T1 आ गया हमारा है, लिख लो। T1 आया 1, उसके बाद 3/4, उसके बाद 3/16। अब देखो इतना मिल गया। एक और निकालना चाहो तो इसी में हो सकता है कि AP में है कि नहीं, अगर चाहो तो आप निकाल लो। लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या हो रहा है? क्या आया? बोलो भैया। 3/4 और जैसे गुणा आपका है कई दिन का तो माइनस करेगा आते हो मां किसमें? यही मां वहां निकाले कथी खाली माइनस करेगा आते तो इसे इसमें समझ नहीं पाए तुम। यस सर। इसे पहला भाग 3/4 1 आया, दूसरा 3/4 आया, तीसरा 3/16। 1/4 भाग बाहर निकालता है, इतने का गुणा होगा। बुक में देखो, बुक में दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है? हवा निकाला, इतने हवा वो निकाल दिया बाहर। इतनी हवा 3/4 आई, फिर 3/16 बाहर निकाला। ठीक है। अब आया क्या? T3 हमारी कितना आया?
ये हवा निकाला आया, कितना आया, हवा निकाला, इतनी हवा वो बाहर निकाल देगा 3/16। अब T3 हमें अब निकालना है, तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस इतना हवा निकाला तो कितना आया 3/4 माइनस 3/16, इतना हवा वो निकाल दिया बाहर, इतने का इतना हवा वो बाहर निकाल देगा। अब क्या करेंगे, अब ये T3 बराबर, तो हर समान करेंगे तो यहाँ ऊपर से 4 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/16 माइनस 3/16, तो कितना हो जाएगा T3 बराबर 9 में 3, बोलो 9 और 3 क्या होगा, अरे यहाँ 4 से 12 उधर हो जाएगी, हाँ। 16 32 16 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ, तो 12 माइनस 3 बराबर 9/16 आया, T3 9/16 मिल गया। अब यही आप चाहो तो निकाल लो कि एपी में है कि नहीं है। तो श्रेणी हमको क्या मिली, एक 1 मिला, दूसरा क्या मिला 3/4, तीसरा 9/16 मिला। अब इसी का जो है श्रेणी निकाल लो, अगर सार्वधातुक सेम आता है तो है, नहीं तो नहीं है। तो क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3/4 माइनस 1, तो क्या होगा आएगा, निकालो 3 माइनस 4/4 माइनस 1/4 आया इसमें। इसमें अब D2 निकाल लो, तो D2 के लिए 9/16 माइनस 3/4, तो D2 बराबर 16, 9 माइनस 12 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है माइनस 3/16, यदि अतः समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि इसका समांतर डी बराबर समान नहीं आता है, इसीलिए यह एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वधातुक सेम नहीं मिल रहा है, लगा लो जल्दी से, क्योंकि ये एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वधातुक जो है वो समान नहीं मिल रहा है, यही लिख देना है आपको। इसके बाद सवाल नंबर 3 लगवाएंगे और 4 नंबर सवाल लगाओ जल्दी से। अब हटाएं सवाल को हम, अब अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3। देखो 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पहले का तीसरा, बैठो भैया। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं है। मान लो ये आपका कुआं है 200 300 150, इसमें जब आप एक प्रथम मीटर खुदाए तब आपको 150 रुपया देना पड़ा, फिर आप बढ़वाए 50 दिए, फिर आप 1 मीटर बढ़वाए 50 दिए, फिर आप बढ़वाए 50 दिए, फिर आप थोड़ा बढ़ा के 50, ऐसे आप लगातार 50 बढ़ता गया, 150 में 50 आपका बढ़ता जाएगा। तो वही आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। चलो देखते हैं कैसे लगेगा। सवाल नंबर 3 डालो, पहले का तीसरा। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर, जब 1 मीटर खोदा गया यहाँ तक तो कितना रुपया आया 150 रुपया। इसके बाद यहाँ आया तो यहाँ 50 रुपया और बढ़ गया, प्लस 50 हुआ तो 200 हो गया, फिर प्लस यहाँ आए तो 50 प्लस और देना पड़ा इनको, तो 250 हो गया, नहीं 250। फिर यहाँ तक 1 मीटर और खोदे प्लस 50 रुपया और देना पड़ा, नहीं 300 हो गया। यहाँ आए तो प्लस 50 और दिए 350 हुआ। तो यानी हमें जो श्रेणी श्रृंखला मिली वो क्या मिली 150, 200, 250, 300, 350, 400 ऐसे मिलती जाएगी 50 प्लस। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, डी निकालेंगे। अगर सब जगह डी की वैल्यू समान आ गई तो समांतर श्रेणी है, नहीं आ रही है तो नहीं है। तो हम 1 2 3 अधिकतम 3 तक निकालो, अगर तीनों में सेम आ रहा है नहीं तो फिर आगे निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलो अब हम निकालेंगे पहले D1। तो D1 किसे मानो A1, A2, A3 या T1 मान लो, D1 ही मान लो, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब A1 D1 बराबर T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू 200 माइनस 150 T1 की वैल्यू, तो D1 बराबर
50 आया। अब निकालेंगे D2, तो D2 बराबर T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू 250 माइनस T2 की वैल्यू 200, तो 250 में 200 चला जाएगा, कितना देगा 50, तो D2 बराबर 50। अब आया D3, D3 बराबर T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू 300 माइनस 250, कितना आया D3 बराबर 50। यानी हर जगह आपको 50 ही मिल रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। क्यों है, क्योंकि D बराबर 50 है, यह समांतर 50 है, इसीलिए यह AP में है। लगा लो जल्दी से। एक बार घर पर जाकर सारों सवाल फिर से लगाना, ठीक है, नहीं समझा तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। क्यों, पहली बार पढ़ रहे हो, दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप जाएंगे घर पर आज, तो हम ज्यादा नहीं लगवाएंगे, सिर्फ एक सवाल और लगाएंगे, पहले का चौथा, उसके बाद कितना बचेगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 में ट्रू फॉल्स से बस खत्म, कल से खत्म हो जाएगी। तो आप लोग जो ये चारों सवाल, बस ये पहला दूसरा 3 4 सवाल है, तीसरा ट्रू फॉल्स है, 5 मिनट का खेल है, बस 3 4 बचा, तो 3 4, हाँ बस। तो क्या करना है, ट्रू फॉल्स नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्या आ सकता है ऐसे। आज जट्टी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। एनवा पद निकालने के लिए अभी आगे चलेगा, एक्सरसाइज 5.2 में एनवा पद निकालना है। ऐसे आपको 30 श्रेणी दे दी जाएगी और बताया जाएगा सार्वधातुक निकालो तीनों का, फिर ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा 3 4 5 6, वहां आपको करना रहेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव में यहाँ से काफी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ये भी पिछले 2 साल से जुड़ा है, पहले ये 11th में था, हटा पहले ये सब हम लोग 11 पढ़े, बड़ा अजीब लग रहा था पहले, फिर ये सब क्या आ रहा है। हाई स्कूल से पढ़ने के बाद 11th में निकले तो इसे पता नहीं क्या अजीब तरीके से मिल रहा था, लेकिन अब आप लोग समाधान श्रेणी पढ़ लिए, अब जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो हरात्मक उत्तर आपको आसान लगेगा, क्योंकि एक बार आप इससे अवगत हो चुके हैं। चलो सवाल नंबर 3 4 नंबर, पहले का चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो हमें बताना कि एपी है कि नहीं है। तो चौथा लिखो, पहले का चौथा, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, जैसे आप किसी को 5,000 रुपया दिए, तो ये 5,000 आपका मूलधन है, लेकिन इस पर जो ब्याज लगा उस ब्याज को भी इंक्लूड कर मिला दिया जाए तो हमारा होगा मिश्र धन। क्या होगा, मिश्र धन। लेकिन अगर आप जैसे मान लो आप किसी को 5,000 दे, उससे 50,000 आप लेते हैं, तो कितना आपको मिलता है 55,000, तो 55,000 आपका मिश्र धन हुआ, और मूलधन आपका 5,000। ब्याज को ब्याज, तो ब्याज और मूलधन मिलाकर जो धन है उससे मिश्र धन बोलते हैं, जबकि मूलधन जो आप देते हैं उससे मूलधन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई चीज 500 की खरीदे तो आपकी मूलधन है, लेकिन आप बेचे कितने में 800 में, तो आपका मिश्र प्रॉफिट और उसको जोड़ के है, तो इसमें मूलधन कितना है उसका 10,000 रुपया, 10,000 रुपया वो है। इन्हीं पहला पद, इधर सुनो भैया, इन्हीं पहला जो है A1 मान लो वो 10,000 दे रखा है आपको, 10,000 दे रखा है, तो अब हमें A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए तो 10,000 का क्या होता है 8% बढ़ जाता है, कितना 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 8% इनका निकालो, तो 8% हटाने के लिए क्या करते हैं बटा 100 लग जाता है, तो अपान 100, आप 0 से 0 से 0 तो कितना बचा, ये कितना आया 8 0 0 8 0 0 8 800, यानी 800 रुपया उसको और मिला। तो जब एक साल में 10,000 था तो दूसरे साल A2 बराबर 800, यानी 10,000 और 800 जोड़ दो कितना हुआ 1800, 10,800, 10,800 रुपया उसको मिला, कितना मिला 10,800। अब A3 की बात आएगी, तो A3 पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,800, अब क्या करेगा
10,800 रुपए का वह 8% और जमा कर देता है। तो यहाँ से जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 8 अठाई 64 के 4 हासिल आए 6, 8 जीरो 0 6 और 8 अट्ठम 8, 864 और मिलता है। तो 10,000 के 800 में 864 और जोड़ देंगे, तो ये 3 बराबर जोड़ लो इधर, 10,800 प्लस 864, तो 4 6 8 8 16 1 और 11 कितना आया, 11,664 आया। यानी A1 A2 A3 बस, ज्यादा निकालने की आवश्यकता अब नहीं है। अब यही आप क्या करो, A1 A2 A3 को श्रेणी में लिख लो और फिर सार्वधातक निकाल लो। अगर सार्वधातक सेम आता है तो AP में है, नहीं आता है तो नहीं है। तो नीचे लिख दे इधर, चलो देखो क्या मिला हमको श्रेणी में, A1 A2 A3 10,000 10,800 और 11,664 रुपया मिला। अब इसका सार्वधातक निकालो, A2 A3, अब D1 बराबर, समझे नहीं समझे, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 10,800 माइनस 10,000, तो 800 आया D1। अब D2 निकालो, D2 कितना है A3 11,664 माइनस A2 800, निकालो कितना आया, 4 में से 0 गई 4, 6 में से 0 गई 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं 16, 16 में से 8 जाएगी 8, यहाँ कितना बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा। अब क्या बचेगा बताओ, 4 6 16 में 8 गई 8, एक बचेगा यहाँ, उधार यहाँ 10, 10 में से 0 गई 0 और कितना बचा 864 आया। ठीक है, क्या आया 864 आया। यानी कि अब सार्वधातक आपका जो है वो समान नहीं, यानी डी की वैल्यू आपकी समान नहीं आई, क्या आई समान नहीं आई। तो D1 8 D2 864 आया, तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, लिख लो, अतः यह AP में नहीं है क्योंकि सार्वधातक बराबर नहीं है, क्योंकि D सार्वधातक बराबर नहीं है, लिख लो बस। इसके बाद सवाल नंबर 2 3 4 कल खत्म कर देंगे और इस सवाल को लगा कर आना एक बार, ठीक है। सबसे पहले से पूछेंगे आप लोगों से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रही हमारी समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 की पहली क्लास। इसके बाद जो कुछ सवाल आपके शेष रह गए हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उस पर हम कल बात करेंगे। बाकी अगर आपको इस क्लास में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है, कोई भी बिंदु या कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए या मेरे साथ इस अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।